नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्टेड लव। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में देखिए, पहले हम लोग इसके पहले पढ़े थे पॉवर्टी यानी गरीबी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम और या तो किसी भी स्टेट का आरओ आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 19 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया कराया जाता है कि और तो ऐसे आपको समझ भी आता है कैसे कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये घटना चक्र इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये अकेले इकोनॉमिक पे ही नहीं बल्कि सारे से रिलेटेड वीडियो बनाया गया है, जितना लोग आप लोग चाहते हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो आज का क्या है चैप्टर, तो यह है विदेशी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके नोट्स देखते हैं। भुगतान संतुलन BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किसी देश की निवासियों का शेष विश्व के साथ समग्र आर्थिक लेन देन का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। आर्थिक लेन देन से तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं, संपत्तियों एवं पूंजी के लेन देन से है। भुगतान संतुलन एक लेखांकन है। यह सदैव संतुलित रहता है, क्योंकि चालू खाते का घाटा पूंजी खाते पर ऋण के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। भुगतान संतुलन को दो खातों पर दिखाया जाता है, चालू खाता एवं पूंजी खाता। चालू खाता में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन दर्ज होता है। पूंजी खाते पर ऋणों एवं निवेश का विवरण दर्ज किया जाता है। चालू खाते में दो मदों में लेखांकन किया जाता है, अदृश्य मद एवं दृश्य मद। दृश्य मद में वस्तुओं का आयात एवं निर्यात दर्ज होता है, जबकि अदृश्य खाते में सेवाओं एवं अन्य आय एवं व्यय दर्ज किए जाते हैं। नोट: दृश्य मद के आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार घाटा कहा जाता है। चालू खाते के लेन देन के अंतर को चालू खाते का घाटा कहा जाता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन को दूर करने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित किए गए, जिसे यहाँ पर दिया गया है लगभग 7 उपाय। पहला है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन कर निर्यात को प्रोत्साहन एवं आयात को हतोत्साहन। दूसरा है मुद्रा का अवमूल्यन। तीसरा है राजकोषीय घाटे में कमी। चौथा है निर्यात शुल्क में कमी समाप्ति निर्यात सब्सिडी। पांचवा है आयात शुल्क आयात कोटा आदि को लगाना। छठा है विदेशी निवेश का आकर्षण। और लास्ट है विदेशी सहायता की प्राप्ति आदि। अब आगे है भारत में विदेशी निवेश कैसे होता है। तो विदेशी निवेश का तात्पर्य विदेश स्थित किसी संस्थागत निवेशक द्वारा भारत में किए गए निवेश से है, क्योंकि भारत में व्यक्तिगत निवेशक को निवेश की अनुमति नहीं है। विदेशी निवेश दो रूपों में आता है, पोर्टफोलियो निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है, तो ऐसा निवेश जो किसी कंपनी के शेयर में आए तथा निवेशक कंपनी के प्रबंधन में प्रत्यक्ष भागीदारी न हो, तो ऐसे निवेश को FPI कहते हैं। FPI यह निवेश शेयर बाजार के माध्यम से आता है। और अब आता है FDI क्या है, तो FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवेशक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है तथा प्रबंधन को प्रभावित करता है। यह दो रूपों में आता है, ग्रीनफील्ड यानी FDI तथा निवेशक बिल्कुल नहीं कंपनी की स्थापना करता है, तो ऐसे निवेश को ग्रीनफील्ड FDI कहा जाता है। ब्राउनफील्ड FDI क्या है, जब निवेशक पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में या तो सहभागिता विलय कर लेता है या उसे खरीद अधिग्रहण कर लेता है, तो ऐसे विदेशी निवेश ब्राउनफील्ड FDI कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदने पर FPI को FDI माना जाने लगता है। FDI से लाभ क्या है, तो यह अस्थायी निवेश होता है तथा यह अपने साथ तकनीकी पूंजी एवं नवीन प्रबंधकीय प्रणाली लेकर आता है। दूसरा है FDI से आधार संरचनात्मक सुधार होते हैं तथा इससे नवीन रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तीसरा है यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ती है तथा कीमतें कम होती हैं। इससे उपभोक्ता कल्याण होता है। चौथा है इससे देश का आर्थिक विकास होता है, क्योंकि दक्ष तकनीक एवं प्रबंधन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करती है। FDI से हानि क्या है, तो कंपनियां लाभांश अपने देश लेकर जाती हैं। स्थानीय शिशु अवस्था के उद्योगों का पतन होता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। तीसरा है दीर्घकाल में ये कंपनियां एकाधिकार प्राप्त कर लेती है एवं उपभोक्ताओं का शोषण होता है। चौथा है इससे देश की आश्रितता बढ़ती है तथा सरकारी कामकाज में विदेशी हस्तक्षेप होता है। अवमूल्यन, तो अवमूल्यन का तात्पर्य देशी मुद्रा के मूल्य विनिमय दर में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमी करने से है। अवमूल्यन मूल्य ह्रास से अलग अवधारणा है।
मूल्य ह्रास में जहां बाजार द्वारा दो मुद्राओं की कीमतों में कमी की जाती है, तो वही मूल्यन में सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में कमी की जाती है। भारत में अब तक 4 बार मुद्रा अवमूल्यन किया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 बार दिया गया है, 19 सितंबर 1949 और 5 जून 1966, 1 जुलाई और तथा 3 जुलाई, चारों है, 1 जुलाई तथा 3 जुलाई को 1991 में। मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है तथा आयात महंगा। इस कारण निर्यात तो प्रोत्साहित होता है परंतु आयात हतोत्साहित हो जाता है। इससे व्यापार घाटे को दूर करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आगे आता है विनिमय दर। क्या होता है विनिमय दर? तो विनिमय दर का तात्पर्य दो देशों की मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता की दर से है। जैसे एक रुपया डॉलर के 60 रुपये के हिसाब से हो जाता है। इसका निर्धारण देशों द्वारा भी होता है और बाजार शक्तियों द्वारा भी। आजकल अधिकांश देशों ने विनिमय दर के निर्धारण हेतु बाजार प्रणाली को अपना लिया है। विनिमय दर का निर्धारण देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से होता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। भारत में विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा ही होता है, लेकिन आरबीआई समय समय पर आवश्यक हस्तक्षेप भी करता है। तो हम लोग आते हैं अब प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहला CSRI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। तो कथन देखिए, यहाँ पर 2 कथन है। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एवं दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। दूसरा है, यह 5 देशों की एक पहल है, भारत उनमें से एक है। तो देखिए ये पहला सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। देखिए भारत जापान, और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ। भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को औपचारिक रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की पहल की औपचारिक श्रृंखला की। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो देखिए अब आप लोग को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन तो आ चुका है, अब कैसे आएगा? तो ऐसे ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग पैटर्न समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे 5 देशों का पहल है, भारत उनमें शामिल है कि नहीं है, और ये अंतर्राष्ट्रीय में इसमें क्या क्या कार्य किया गया है, तो ऐसे ही इसको समझना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। दूसरा कथन है, भारत के लोहे व इस्पात रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तीसरा कथन है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। चौथा कथन है, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो देखिए इसमें 1, 3 और 4 सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला है कि भारत के लोहे व इस्पात रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल ही के वर्षों में कमी आई है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो यह मानी जाती है यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करती है? तो कथन 1 है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। दूसरा है, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तीसरा है, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन को बनाए रखना। तो देखिए दूसरा तीसरा गलत है, लेकिन पहला सही है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है। तो यह ऑप्शन सी है, 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य बताना तो हम लोग सत्य डायरेक्ट देखते हैं। भारत, ऑप्शन नंबर डी, भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, भारत के व्यापार सकल उत्पाद के बारे में बताना था, तो आप लोग ऐसे इसको याद करिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही कैसे हुआ है कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में वर्ष 2018 से अनुपात 3.4% कम था। तो अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो 2023 का 2022 का मिलाइए और उसको देखिए कि 2023 में कितना जीडीपी था और 2022 में अनुपात दे सकते हैं और बता सकते हैं परसेंटेज में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011-12 में देखिए 2011-12 का है, तो जिससे कि अब यहाँ पर दिया 2011-12 का, तो आप लोग अब उसी पे आधार पर बाहरी आंकड़ा बताया गया है तो कितने करोड़ का था, तो अब आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं कि अब नया आंकड़ा कौन सा है। देखिए इसमें किसका आंकड़ा पूछा हुआ है,
बाहरी व्यापार का आंकड़ा। अब इसमें बाहरी व्यापार का आंकड़ा कौन सा होगा? देखिए पण्य वस्तु है, सेवा वस्तु है, समग्र और पण्य वस्तु है। तो इसका आंकड़ा आप लोग दे सकते हैं अप्रैल में, मार्च में, तो ये सब करंट में रहना चाहिए। फिर देखिए सेम उसी क्वेश्चन है, कौन सा आंकड़ा है, तो इसमें भी डाटा पर्याप्त नहीं है। 2015 क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें भी वही है, 2004-05 का पूछा हुआ है। 2014 में इससे क्वेश्चन आया था। 2004-05 का 29% से बढ़कर 2012-13 में हो गया, तो कितने प्रतिशत हो गया होगा? तो देखिए मान लीजिए इसमें दिया भी गया है, तो इसमें 44% का दिया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन इस समय के हिसाब से 19-20 के हिसाब से देखा जाएगा तो जीडीपी का अनुपात क्रमशः 31.07% बढ़ा है, 28 तथा 24% हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? तो यह 8वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी हो रही है? तो ये रहता है यूएसए का। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। वर्ष 2008-09 में भारत के व्यापार आयात और निर्यात में सबसे बड़ा सहभागीदार कौन सा क्षेत्र था उसमें? तो यह है एशिया व आसियान। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति करता है रुपए के मूल्य के? तो यह एशिया और ओनेशिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2011 में भारत का शेष विश्व से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत हिस्सा किन दो देशों के युग्म का सबसे अधिक था? तो यह है चीन और यूएई के युग्म का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है? तो यह है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2019-20 में निम्नलिखित में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? तो यह है यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? वही है सेम यूएसए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है? तो यह है यूएसए के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान समय में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? तो यह चीन हुआ है। चीन ही सबका सब मार्केट पे कब्जा कर लेता है, तो चीन आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो यह है चीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो यह 1972-73 और 1976-77, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये हम लोग सही वाला देखते हैं, तो भारत का ऑप्शन नंबर डी है, भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 के 2 वर्षों के छोड़कर जब वह धनात्मक था, तो 1949-50 से 2015-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, तो कथन 1 है, वर्ष 2001 से 2002 में भारत द्वारा कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों की आयात की मात्रा उसके कुल आयात की 27% थी। दूसरा कथन है, वर्ष 2001 से 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत द्वारा निर्यात में 10% वृद्धि हुई है। तो देखिए ये पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन और करार वाला क्वेश्चन है, तो कथन है, भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2013-14 के बाद निरंतर कम हो रहा है, क्योंकि वर्ष 2013-14 के बाद से पीओएल तथा गैर पीओएल घाटों में सामान्य गिरावट हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, दोनों स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 से कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, हस्तांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता सीएडी कहा जाता है, क्योंकि चालू खाता सीएडी तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो देखिए ये दोनों सही है, नहीं दोनों नहीं सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। सॉरी गलत उल्टा बोल दिया, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसको पढ़िएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 1990-91 में वस्तुओं का निर्यात तथा आयात संयुक्त रूप से जीडीपी का 14.2% था। वर्ष 2011-12 में वर्ष 1990-91 की तुलना में यह हो गया, तो यह लगभग 3 गुना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, वर्ष 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो यह था ऑप्शन सी 22%। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनाना तो 2020 तक का था, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो यह ऑप्शन डी है, न तो निर्यात और न ही आयात।
तो बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो विदेशी व्यापार से अलग होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ न तो निर्यात होता है, न ही आयात। दूसरे शब्दों में, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं और आगे इसी के क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करिए। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीछे की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र बहुत जरूरी होता है। और अगर आप लोग किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पढ़िए। सारे से वीडियो बनाया गया है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।